तो हमारे सामने जो पहला प्रश्न आ रहा है वो है कि निम्न में से कौन सा असम का प्रसिद्ध नृत्य है। तो सबसे पहले हम ऑप्शन एलिमिनेशन करते हैं। तो सबसे पहले भांगड़ा, तो भांगड़ा तो कहाँ का है? पंजाब का। ये नहीं होगा, ये गलत। फिर है छऊ, छऊ है ओडिशा, झारखंड और वेस्ट बंगाल साइड में, तो ये भी नहीं होगा। फिर है तमाशा, तमाशा है वो है महाराष्ट्र का, ये भी नहीं होगा। तो बचता है सत्रिया। तो ये सत्रिया है वो है असम से रिलेटेड। तो जो सत्रिया है, तो सत्रिया नाम बना है सतरास से। जो वैष्णव जो मठ होते थे उन्हें बोलते हैं सतराज। वैष्णव मठ है उनको बोलता जाता था सतराज, तो वहीं से ये नाम आया है सत्रयास। इसको जो इंट्रोड्यूस किया है सत्रिया को, वो किया है गुरु शंकर देव ने। ये नाम याद रखना है आपको, शंकर देव। एक इसमें नाम एक और आता है जतिन गोस्वामी। जो जतिन गोस्वामी है वो आपको नाम याद रखना है, सत्रिया से रिलेटेड है जतिन गोस्वामी। शुरू में इसको देखोगे तो सिर्फ 16वीं सेंचुरी में जब ये आया था तो सिर्फ इसको मेन थे वो इसको परफॉर्म करते थे, लेकिन 20वीं सेंचुरी आते आते मेन प्लस वुमेन दोनों इसको परफॉर्म करने लग गए। अकबर ने किस जीत का जश्न मनाने के लिए बुलंद दरवाजा बनवाया था? तो ये होगा गुजरात। तो हुआ क्या था कि सबसे पहले तो अकबर को क्या हुआ कि पुत्र की प्राप्ति नहीं हो रही थी। तो जब अकबर को अपने पुत्र की प्राप्ति हो नहीं रही थी तो वो गया था, जो सीकरी गांव है जो यूपी में पड़ता है, तो वहां पे गया था शेख सलीम चिश्ती के पास। शेख सलीम चिश्ती के पास, उसके पास जाने के बाद उसके आशीर्वाद से 1569 के अंदर आप देखोगे कि जो उसका बेटा है जन्म होता है उसका, जो इसका बेटा था जहांगीर, तो उसका जन्म होता है। इस खुशी में उसने जो 1571 में जो नगर बसाया था वो था सीकरी नगर बसाया। फिर ये 1573 के अंदर गुजरात पर विजय करता है, गुजरात पर विजय करता है। तो इस सीकरी नगर का नाम इसने रख दिया फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर सीकरी। इसी फतेहपुर सीकरी की एक मस्जिद के सामने ये बड़ा सा गेट बनाया है, इसका नाम है बुलंद दरवाजा। इसकी जो ऊंचाई है वो है 54 मीटर। ये बना है रेड और येलो स्टोन से। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारे सौरमंडल में किस ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है? तो इसका ये इजी क्वेश्चन है, इसका उत्तर होगा मंगल। तो जो मंगल है सूर्य से देखोगे तो ये चौथे नंबर पर आता है डिस्टेंस के हिसाब से। मार्स और जुपिटर के बीच में यह स्टेरॉइड बेल्ट, यहाँ पर छोटे छोटे लाखों क्षुद्र ग्रह है, यह स्टेरॉइड बेल्ट। इधर आ गया जुपिटर। अच्छा, ये में लाल क्यों नजर आता है? ये में जो लाल नजर आता है मार्स, वो है आयरन ऑक्साइड के कारण। आयरन ऑक्साइड के कारण, ये उसका फॉर्मूला है। कोई बनती है ना आयरन ऑक्साइड, बेसिकली बोले तो ये जो हमारा है रस्ट, लोहे के जो जंग लगती है ना, उसके कारण। जंग लगने के लिए हमें सबसे जो जरूरत होती है वो होती है एक तो जो लोहा है उसकी, फिर उसमें चाहिए नमी। तो जो मंगल जो ग्रह है उसके अंदर ज्वालामुखी के कारण बार बार ज्वालामुखी के कारण उसमें जो लोहा है जो जो मिट्टी है उसमें आ गया। उसमें आने के कारण उसमें जो थोड़ी बहुत उसमें ऑक्सीजन भी है मंगल ग्रह पे, और थोड़ा बहुत उसमें पानी के अणु भी है। उन सब के मिलने के कारण उसमें बनता है आयरन ऑक्साइड, जिसका फॉर्मूला है Fe2O3H2O, आयरन ऑक्साइड। ये जब आयरन ऑक्साइड पर जब ये सूर्य की किरणें पड़ती है तो ये होता है रिफ्लेक्ट। जब परावर्तित करता है तो हमें ये दिखाई देता है रेड कलर का। समझ गए? अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारे सामने क्वेश्चन है कि सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल कहां पे हुई थी? तो जो सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल है वो हुई थी वैशाली के अंदर। इसका जो फर्स्ट हुई थी वो हुई थी राजगृह के अंदर। इसे रखना है आपको, एक तो रखना है A RVP एक का मतलब अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक, कनिष्क। यह है राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र, कुंडनवन। ये एक के RVP। ठीक है, पाटलिपुत्र, कुंडनवन। तो ये हमारे पास दूसरी पूछी है तो दूसरी का उत्तर हो जाएगा वैशाली। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये है कि हरिप्रसाद चौरसिया कौन से वाद्य यंत्र से जुड़े हुए हैं? तो इसका उत्तर होगा फ्लूट। वैसे हरिप्रसाद चौरसिया तबला भी बजाते थे, लेकिन मेन जो है वो है बांसुरी वादक थे वो। ये है हरिप्रसाद चौरसिया। तो हरिप्रसाद चौरसिया के
बारे में हमें ये ध्यान रखना है कि उनको एक तो पद्म भूषण और पद्म विभूषण कब कब मिला है। उनको जो मिला है पद्म भूषण वो मिला है 1992 को, और इसके 8 साल बाद में सन 2000 में उनको मिला था पद्म विभूषण। इसके अलावा एक बांसुरी वादक और है, उनका नाम याद रखना है पन्नालाल घोष। एक राकेश चौरसिया के भी आप नाम याद रख सकते हैं, राकेश चौरसिया, पन्नालाल घोष और राकेश चौरसिया। अगला क्वेश्चन हमारे साथ है, आरएनए का प्राथमिक कार्य क्या है? तो इसका उत्तर होगा प्रोटीन संश्लेषण। तो कौन सी झील आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है? तो चिल्का झील है, वो उड़ीसा में हो गई। डल झील हो गई कश्मीर में, तो ये भी नहीं होगी, ये भी नहीं होगी। पुलिकट झील और लोकटक झील, लोकटक झील है मणिपुर में, ये भी नहीं होगी। तो आपके सामने उत्तर है ये भी नहीं होगी, ये भी नहीं होगी। अब आता है ये जो पुलिकट झील है, ये है पुलिकट झील, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बॉर्डर पे है। इसके बारे में विशेषता ये है कि ये इंडिया की सेकंड लार्जेस्ट ब्रेकिश वाटर लेक है, बोले तो खारे पानी की झील है। इंडिया की दूसरी बड़ी खारे पानी की झील। और फर्स्ट पे कौन है? फर्स्ट पे है चिल्का झील जो उड़ीसा में है, वो इंडिया की लार्जेस्ट ब्रेकिश वाटर लेक है, बोले तो खारे पानी की झील है। यह है वर्ल्ड का फर्स्ट तैरता नेशनल पार्क, केबुल लेमजाओ नेशनल पार्क। ये जो आपको दिख रही है इसे बोलते हैं फूमदी। ये जो तैरती हुई दिख रही है ना आपको, ये मिलती है एक तो वेजिटेशन, मान लीजिए वनस्पति के साथ के अंदर थोड़ी बहुत सोयल, जो मेन पार्ट भी है वनस्पति, सोयल प्लस तो थोड़ा बहुत ऑर्गेनिक और कंपाउंड, इनको मिलने से ये जो बनती है इसको बोलते हैं फूमदी। ये जो तैरती रहती है ऊपर, ये अगर बड़ी बड़ी हो जाए तो इनके ऊपर जो निवास स्थान है वो है जो सेंगाई हिरण है, जो एक मणिपुर में पाए जाते हैं सेंगाई डियर, उनका निवास स्थान है वो भी यही है। अब चलते हैं आगे। समुद्री यात्रा से भारत आने वाला पहला यूरोपियन कौन था? जिसका तुम्हें ज्यादातर को पता है वो था वास्को डी गामा। कब आया था? 1498 को। आगे देखते हैं। ये है उसका पूरा रूट। ये यहाँ से शुरू हुआ है पुर्तगाल से, पुर्तगाल से शुरू होता हुआ ये यहाँ पे पहुंचा है। ये जो दक्षिण अफ्रीका है वहाँ का जो है केप ऑफ गुड ऑफ है, केप ऑफ गुड ऑफ। यहाँ से यह आगे यात्रा करता है, यहाँ पहुंचा है कलिकट। उस टाइम जो कलिकट का राजा था वो था जेमोरिन। इसके साथ में जो एक नाम और जुड़ता है वो है कोलंबस। कोलंबस जो शुरू हुआ था वो होता स्पेन से, वो पुर्तगाल से नहीं हुआ था, वो होता स्पेन से शुरू। स्पेन और पुर्तगाल पास पास में, वो स्पेन से शुरू हुआ था। तो वो यहाँ पहुंचा था, उसने साउथ अमेरिका की खोज की थी, साउथ अमेरिका की उसने खोज की थी, वो की थी 1492 में। और कोलंबस जब पहुंचा था वो पहुंचा था 1498 में। कोलंबस 3 बार इंडिया आया था, और लास्ट में जब वो तीसरी बार आया था तब उसकी जो मृत्यु भी कोचीन में यही हुई थी, वो हुई थी 1524 में। सोचिए 1498 में वो पहली बार आता है, तकरीबन वो 26 साल उसके बाद भी जिंदा रहा था, और 1524 में उसकी कोचीन में मृत्यु होती है, इंडिया में ही। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 42वां रणजी ट्रॉफी का खिताब किसने जीता? तो इसका उत्तर होगा मुंबई। मुंबई ने जो विदर्भ है उसको हराकर जो है रणजी ट्रॉफी 2023-24 का टाइटल जीता है। ये जो रणजी ट्रॉफी उसकी शुरुआत होती है 1934-35 में। इसका जो नाम पड़ा है रणजी, जो हमारा एक महान क्रिकेटर है कुमार रणजीत सिंह, तो कुमार रणजीत सिंह के नाम पे इस रणजी ट्रॉफी का नाम पड़ा है। कुमार रणजीत सिंह के नाम पे इसका रणजी ट्रॉफी का नेम पड़ा है। इसमें एक चीज़ गजब है, मतलब इसके जो बाकी मुकाबले होंगे वो होते हैं 4 डेज में, जो इसके नॉकआउट मुकाबले होंगे वो चलते हैं 5 दिन तक। मान लीजिए सेमीफाइनल, फाइनल, वो तो होते हैं 5 दिन में। एक दिन में अधिकतम 90 ओवर फेंके जाते हैं। प्रकाश वर्ष क्या है बोले तो लाइट ईयर्स। लाइट ईयर्स बेसिकली ये है कि एक जो प्रकाश की किरण है वो वैक्यूम के अंदर एक ईयर में जितनी दूरी ट्रेवल करती है उसे हम बोलते हैं एक लाइट ईयर, प्रकाश लाइट ईयर। तो प्रकाश की जो गति होती है वो 1 सेकंड में कितनी चल सकता है? वो चल सकता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। उसको एक ईयर में हम काउंट करेंगे तो हमारे पास में कितनी आएगी? 9.46 ×
10⁻15 मीटर। इतनी दूरी एक प्रकाश की किरण वैक्यूम के अंदर ट्रेवल कर सकती है 1 साल के अंदर। इसका उपयोग कहाँ करते हैं? तो इसका जो मेन उपयोग हम करते हैं कि हमसे कोई तारे हैं वो कितनी दूर है। मान लीजिए कोई प्रकाश की किरण किसी तारे से जाकर टकराती है जो जितना टाइम लेती है, उससे हम उस तारे की जो स्थिति है उसका पता लगा सकते हैं। जैसे हमारी जो ये पृथ्वी, उससे जो मून है वो है 1.3 लाइट सेकेंड। मतलब यहाँ से पृथ्वी से जो भेजी गई जो सूर्य की किरण हो या प्रकाश हो, तो वो उसमें जो पहुंच सकता है वो है 1.3 लाइट सेकेंड में वहाँ यहाँ पहुंच सकता है। आगे चलते हैं। अब है सुकन्या समृद्धि योजना में खाता खोलने के लिए पात्र लड़की की अधिकतम आयु क्या हो सकती है? इसमें है 10 वर्ष। अब है क्या ये सुकन्या समृद्धि योजना? आइए हम ये देखते हैं। यह है भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की स्थापना की गई है? तो यह है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट। तो इसका सीधा उत्तर है 338। सबसे पहला है आर्टिकल 108। तो यह है ज्वाइंट सीटिंग से रिलेटेड, ज्वाइंट सीटिंग। और बुलाता कौन है ज्वाइंट सीटिंग? वो बुलाता है देश का प्रेसिडेंट। जो देश का प्रेसिडेंट है वो बुलाता है ज्वाइंट सीटिंग। और ये अभी तक कितनी बार बुलाई गई? ओनली फॉर 3 बार अब तक। आर्टिकल 21 ये है राइट टू लाइफ एंड राइट टू लिबर्टी। राइट टू लाइफ एंड राइट टू लिबर्टी। फूलों की घाटी पार्क कहाँ पे है? तो वो है उत्तराखंड में। उत्तराखंड में इसके अलावा कौन कौन से आइए देखते हैं। तो उत्तराखंड में एक तो है गंगनोत्री नेशनल पार्क, गोविंद पशु विहार नेशनल पार्क, चिम कार्बेट नेशनल पार्क, नंदा देवी नेशनल पार्क, राजाजी नेशनल पार्क और वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क। ये इसके अलावा भी है। यूपी के अंदर है दूधवा, बिहार में वाल्मीकि हो गया, पिन वैली वगैरह है हिमाचल प्रदेश में। ये आगे वैश्विक आतंकवाद सूचकांक GTI ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2025 में दुनिया का दूसरा सबसे अधिक आतंकवाद से प्रभावित देश कौन सा बन गया है? तो इसमें तो हमारा टॉप करने का एक कोई बंदा हो सकता है और वो है पाकिस्तान। वो है 2nd नंबर पे। तो 1st नंबर पे कौन है? आइए देखते हैं। तो 1st नंबर पे है बुर्किना फासो। उसके बाद है पाकिस्तान। हम कितने नंबर पर है? हम है 14 नंबर पे। इसके बाद आपको देखने को मिले इजराइल है, वो आतंकवाद से प्रभावित होने में 8वें नंबर पर है। हमें 40, क्योंकि हमारे ये कश्मीर वाले इससे में आए दिन आतंकवाद से प्रभावित रहता है, तो इसलिए हम भी इसमें 14 नंबर पर। और ये टोटल कितने देशों की रैंकिंग थी? ये थी 163 देशों की। और जो ये रैंकिंग है ये प्रोवाइड कौन करता है? ये इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस। इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस ये रिपोर्ट देता है ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2025। आगे चलते हैं। राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे? फर्स्ट चेयरपर्सन ऑफ द राज्यसभा। तो इसका सीधा सीधा प्रश्न है कि राज्यसभा का चेयरपर्सन होता कौन है? राज्यसभा का चेयरपर्सन होता है हमारा उपराष्ट्रपति, वॉइस प्रेसिडेंट। वॉइस प्रेसिडेंट है वो हमारे होंगे राज्यसभा के सभापति। तो फर्स्ट हमारे वाइस प्रेसिडेंट थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो ये क्या होंगे? हमारे राज्यसभा के प्रथम सभापति। आगे चलते हैं। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी का डिजाइन और निर्माण किस देश में किया गया था? ये क्वेश्चन गजब है। इसमें गजब ये बात है, आपने इसकी फोटो भी देखी हुई स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी की, तो आपको फोटो देखने से ये चीज़ लगता कि ये तो मैंने न्यूयॉर्क में, ये जो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी तो न्यूयॉर्क में। लेकिन आप ये ऑप्शन देखोगे तो उसमें तो यूनाइटेड किंगडम लिखा हुआ है, फ्रांस लिखा हुआ है, UAE लिखा हुआ है, रूस लिखा हुआ है, लेकिन इसमें USA कहाँ है? USA तो कहीं है ही नहीं। तो इसकी मेन वजह है कि ये जो शुरू में बनी थी तो ये US में बनी नहीं थी, ये बनी थी फ्रांस में। कहाँ बनी थी? फ्रांस में। जब ये फ्रांस में ये बनी थी तो 1886 में जो फ्रांस था उन्होंने इस स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को जो US है उसको दे दिया था उपहार के रूप में। उपहार के रूप में उन्होंने दिया USA को। तो उसके बाद ये जो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी थी उसको लगभग 350 अलग अलग पीसेस में इसको तोड़ा गया। उसके बाद इसको न्यूयॉर्क ले जाया गया और वहाँ पे उसको वापस असेंबल किया गया स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी। और ये जो आपको ये जो एक महिला की है जो प्रतिमा आपको दिख रही है वो एक महिला की है और इसका नाम है जो रोमन की जो देवी थी, रोमन देवी, रोमन्स के लिए जो गॉडेस ऑफ लिबर्टी है, गॉडेस ऑफ लिबर्टी, जिसका नाम था लिबर्टेज। ये उसकी जो प्रतिमा है वो है ये।
इसके हाथ में आपको दिखाएगा ये जो तारीख लिखी, जो अमेरिका की जो स्वतंत्रता की तारीख है 14 जुलाई है 1776, वो तारीख इसके हाथ में जो दिया हुआ टेम्पलेट है उसमें ये लिखी हुई है। ये ऊपर जो 7 है ये किसको दर्शाता है, जो 7 महाद्वीप है, 7 महाद्वीप है उनको ये सबसे बड़ी इसने कोशिका पूछी है, लार्जेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी। तो ये है आपके सामने फीमर। फीमर नहीं होगी, क्यों नहीं होगी, तो जो फीमर है वो तो सबसे बड़ी बोन है फीमर। स्टेपीस का मतलब छोटे स्टेप, तो स्टेपीस सबसे छोटी बोन हो गई। तो आपके सामने बच्ची एक सेल या जिसे हम कहते हैं ओव्यूम, यही क्यों है ये देखते हैं। तो ये है ह्यूमन एक सेल ओव्यूम और ये है स्पर्म। तो सबसे बड़ी कोशिका है जो लार्जेस्ट है वो तो है ओव्यूम या जिसे हम कहते हैं एक सेल। सबसे जो स्मॉलेस्ट है वो है स्पर्म। ये दोनों क्यों है, जो सबसे लार्जेस्ट सेल होगी वो तो होगी एक सेल और स्मॉलेस्ट होगी स्पर्म। अच्छा ये लार्जेस्ट क्यों है, तो जो स्पर्म और ओव्यूम मिलते हैं तब बनता है जाइकोट। ये जो जाइकोट है ये जो फर्दर डिवाइड होते होते एक हमारे इंसानी रूप में बनता है। तो जाइकोट को आगे डिवाइड होने के लिए क्या चाहिए, न्यूट्रिएंट्स। इसको जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए वो कहाँ से मिलेंगे, ओव्यूम या एक सेल से। इसीलिए ये एक सेल का आकार हो जाता है वो बहुत बड़ा। इसको नंगी आंखों से भी देखा जा सकता है। स्पर्म का आकार छोटा क्यों होता है, जो स्पर्म है उसको एक तो स्पर्म का छोटा आकार इसलिए होता है कि उसको एक तो करनी पड़ती है गति, ये इसकी गति करने में सहायक होता है। और इसमें जो इसको फटाफट दूरी के जाने के लिए उसका जो वजन है या उसकी हाइट है वो भी कम होनी चाहिए, ताकि वो एक तो फास्ट मूवमेंट कर सके। इसका आकार छोटा होगा तो ये एक तो फास्ट मूवमेंट कर सके, इसके साथ साथ इसके पास होता है जेनेटिक कोड, इनको ये इफिशियंट तरीके से यहाँ पे कर सके ट्रांसफर, ये जो जेनेटिक कोड्स को, और इसकी फटाफट ट्रांसफर हो सके। तो इसलिए इसका जो आकार है स्पर्म का छोटा होता है। कौन सा संविधान संशोधन ईडब्ल्यूएस आरक्षण से संबंधित है, तो इससे 100 के बाद वाला देख लेते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं 100 वाला। तो 100वां जो सीए है वो हमारा है भारत और बांग्लादेश के बीच में जो जमीन विवाद थे, जो बांग्लादेश के बीच में जो जमीन विवाद था, भूमि का बंटवारा, उससे रिलेटेड। कुछ भाग हमने बांग्लादेश को दिए, बांग्लादेश ने कुछ भाग हमें दिए, उससे रिलेटेड है। अब जाते हैं 101 नंबर पे, वो है जीएसटी वाला। एक कब लागू हुआ था, 1 जुलाई 2017। फिर आते हैं 102 पे। जो 102 वाला है वो है नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास। ये जो कमीशन बना हुआ था उसको दिया गया था संवैधानिक दर्जा। इसको जो 103 नंबर वाला है वही है ईडब्ल्यूएस वाला, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन। इनको दिया गया था 10% रिजर्वेशन इन, तो गवर्नमेंट जॉब में, एक इनको एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में। इसके लिए हाल ही में किस देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने सर्वोच्च सम्मान द ऑर्डर ऑफ द मुबारक अल कबीर से सम्मानित किया है, तो ये क्या है, कुवैत ने। इसका उत्तर होगा कुवैत। ये कोई खास नहीं है, करंट अफेयर क्वेश्चन है और ये है भी पुराना। ये तकरीबन शायद 10 जून 2024 का ऐसा ही, 2024 का ये क्वेश्चन, तो आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। तो इसमें आपको ऑप्शन एलिमिनेशन लगानी है। तो हंटर कमीशन 2 आए थे, एक तो आया था 1919 में, एक आया था 1982। ये जो 1919 वाला हंटर कमीशन है वो तो है जो ये जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, उसकी जो जांच करने के लिए ये आया था 1919। ये 1919 वाला आया था जो एजुकेशन रिफॉर्म के लिए आया था, रिफॉर्म के। इसका जो अध्यक्ष थे वो थे विलियम हंटर, और बनाया किसने था उस टाइम, वाइसरॉय था रिपन, वाइसरॉय रिपन। ये है, ये जुड़ेगा लॉर्ड रिपन से, ठीक है। सशस्त्र अधिनियम तो इस टाइम था लीटन। तो ए में 4, एम में 4, बी में 3, तो ये उत्तर होगा ये। फिर मेयो के टाइम पे पहली जनगणना हुई थी, और हड़प नीति वाला है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, वो था डलहौजी लेकर आया था। अब आगे चलते हैं। हमारे सामने क्वेश्चन है कि धातु और उपधातु दोनों के गुण प्रदर्शित करते क्या कहलाते हैं, तो वो हो जाते हैं उपधातु। कुछ धातुओं के रहेंगे उनमें गुण, कुछ मेटल के गुण, नॉन मेटल के गुण रहेंगे, तो उसको बोलेंगे मेटेलॉइड्स। मेटेलॉइड्स मेटेलॉइड्स अब देखते हैं मेटेलॉइड्स है कौन कौन से। तो एक है बोरोन, सिलिकन, जर्मेनियम, पोलेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी।
ये आपको मेन याद रखना है। टेलुरियम या एस्टेटिन ये भी है, लेकिन जो मेन है वो है बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, पोलोनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी। यही है जो मेन उपधातु या मेटलॉइड्स है। इनकी प्रॉपर्टीज क्या क्या है आइए देखते हैं। जो मेटलॉइड है इनकी, ये एक तो चमकदार होंगे धातुओं की तरह, लेकिन ये जल्दी से टूट जाते हैं। विद्युत में जो चालक है ये मेटल है, उससे तो ये कम विद्युत के चालक होते हैं, लेकिन जो नॉन मेटल है उससे ये ज्यादा विद्युत के चालक होता है। ये उनका एक तो गुण है। केमिकली रूप से कभी ये मेटल की तरह बिहेव करेंगे, कभी ये नॉन मेटल की तरह बिहेव करेंगे। इनका जो मेन यूज किया जाता है वो है सेमीकंडक्टर बनाने में। सेमीकंडक्टर बनाने में इनका मेन यूज किया जाता है, क्योंकि ये विद्युत के चालक इसे धातु है उससे तो कम होंगे, और जो अधातु है उससे ये ज्यादा विद्युत का चालक होता है, इसलिए इनका यूज किस लिए किया जाता है? सेमीकंडक्टर बनाने में किया जाता है। आगे श्रम की मांग को क्या कहते हैं? तो श्रम की मांग बेसिकली है क्या? श्रम बोले तो मजदूरों की मांग, लेबर की डिमांड फॉर लेबर। लेबर की मांग कब होगी? जब जब कोई वस्तु, मान लीजिए कि बाजार के अंदर चॉकलेट की मांग आ गई, बाजार में बच्चों ने बहुत ज़्यादा चॉकलेट की डिमांड कर दी। जब चॉकलेट की डिमांड बढ़ी तो जो फैक्ट्री है उसको अब ज़्यादा चॉकलेट बनाने के लिए क्या चाहिए? ज़्यादा मशीनें और ज़्यादा मजदूर। तो जो मजदूरों की डिमांड है वो भी बढ़ गई, तो इसको हम बोलेंगे डिराइव्ड डिमांड। मतलब मजदूर की मांग बढ़ेगी। जब बाजार के अंदर किसी वस्तु की डिमांड बढ़ेगी तो फैक्ट्री उस वस्तु को ज़्यादा प्रोड्यूस करेगी। ज़्यादा प्रोड्यूस करने के लिए हमें मजदूर चाहिए, तो उस मजदूर को बोलेंगे हम श्रम की मांग या डिमांड ऑफ लेबर। इसे बोलते हैं व्युत्पन्न मांग। आगे चलते हैं। छोटा नागप्लेटू की सबसे ऊंची पर्वत चोटी, अन्नामलाई तो केरल और तमिलनाडु, ये नहीं। पंचमढ़ी एमपी में आ गई, धूपगढ़ एमपी में आ गई, ये भी नहीं। तो पार्श्वनाथ, ये पार्श्वनाथ है वो है झारखंड की सबसे ऊंची चोटी। तो झारखंड रीजन आता है, ये जो छोटा नागपुर का प्लेटू जिसमें सबसे ज्यादा खनिज तत्व है, तो उसकी जो सबसे ऊंची चोटी है वो है पार्श्वनाथ। ये है छोटा नागपुर का प्लेटू। ये ऊपर बुंदेलखंड आ गया, मालवा का पठार, बघेलखंड, दक्कन प्लेटू, कर्नाटका प्लेटू, दंडकारण्य प्लेटू, तेलंगाना प्लेटू और इधर शिलोंग प्लेटू। इसे हम कार्बी अंगलोंग प्लेटू भी कहते हैं। ये आ गए। मार्केट इकोनॉमी क्या है ये बोल दीजिए। मार्केट इकोनॉमी का मतलब है कि जैसे जो मार्केट में जो डिमांड है उस आधार पर सप्लाई होनी है। ये जो मार्केट इकोनॉमी है इसका बेसिकली मतलब है कि डिमांड एंड सप्लाई पर डिपेंडेंट, डिमांड एंड सप्लाई पर डिपेंडेंट इकोनॉमी को हम बोलते हैं मार्केट इकोनॉमी। मान लीजिए बाजार के अंदर फ़ोन की डिमांड आ गई, तो जो फैक्ट्री है उसने फ़ोन प्रोड्यूस करने शुरू कर दिए और उसकी सप्लाई कर दी। तो ये बिल्कुल मार्केट पे डिपेंड करती है, इस पर गवर्नमेंट का कोई लेना देना नहीं। फ़ोन की डिमांड बढ़ी, कंपनी ने सप्लाई कर दी, तो ये हो गई हमारी मार्केट की इकोनॉमी। बल्कि पूरी की पूरी मार्केट पे डिपेंडेंट करती है। ये गवर्नमेंट कंट्रोल से फ्री है टोटली। इसमें गवर्नमेंट पे भी कुछ डिपेंडेंट होती है, उनको बोलते हैं कमांड इकोनॉमी। उनको बोलेंगे कमांड इकोनॉमी। कमांड इकोनॉमी का मतलब गवर्नमेंट करेगी तय कि कौन सा आपको प्रोडक्ट बनाना है, कौन सा नहीं बनाना। जैसे इसमें आप इसको हम कम्युनिस्ट इकोनॉमी भी बोलते हैं। कम्युनिस्ट इकोनॉमी भी कौन सी आपको चीज़ बनानी है, कौन सी प्रोड्यूस नहीं करनी, ये गवर्नमेंट करती है डिसाइड। तो ये आपको मिलेगा नॉर्थ कोरिया के अंदर, जो कम्युनिस्ट देश है विशेषकर, और क्यूबा। क्यूबा से जो चेक गवेरा थे, आपने नाम सुना होगा चेक गवेरा, वो क्यूबा से जुड़े हुए थे। और जो शुरू में क्रांतिकारी थे वो उनके साथ है, जो फिदेल कास्त्रो के साथ है चेक गवेरा। फिदेल कास्त्रो का आपने नाम सुना होगा, फिदेल कास्त्रो, तो वो ये क्यूबा से थे, जो एक कम्युनिस्ट देश थे। ये तो हो गई कमांड इकोनॉमी या कम्युनिस्ट इकोनॉमी। इंडिया की इकोनॉमी कौन सी? ये है मिक्स्ड इकोनॉमी। कुछ चीज़ें वो गवर्नमेंट तय करती है और कुछ चीज़ें जैसे 2 किलो चावल है या 5 किलो गेहूँ है, ये गवर्नमेंट करती है डिसाइड। तो ये हो गई आपकी मिक्स्ड इकोनॉमी। और फ्री फ्लो इकोनॉमी, जैसे मोबाइल वगैरह, ये हमारी फ्री फ्लो डिमांड होगी तो सप्लाई हो जाएगी, ये हमारी होगी मार्केट इकोनॉमी। यूएसए है वो है टोटली क्या है? मार्केट इकोनॉमी। वो टोटली मार्केट इकोनॉमी है। मार्केट इकोनॉमी को दोस्त कैपिटलिस्ट इकोनॉमी भी बोल सकते हैं, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी भी। ठीक है। 3 प्रकार, कमांड या कम्युनिस्ट इकोनॉमी, मिक्स्ड इकोनॉमी जो इंडिया की तरह है, कमांड या कम्युनिस्ट इकोनॉमी जो नॉर्थ कोरिया और क्यूबा की तरह है, और यूएसए की कौन सी है? कैपिटल इकोनॉमी, जो मार्केट पे डिपेंडेंट है। अगर सप्लाई होगी तो डिमांड हो जाएगी। टोटली डिपेंड है मार्केट पे। अगला ये लास्ट क्वेश्चन है, विट्रियोल, ऑयल ऑफ विट्रियोल। विट्रियोल बेसिकली होता है कि हिंदी में देखें तो इसको बोलते हैं थोता। थोता
नीला तोता, हरा तोता आपने सुना होगा, तो समझते हैं कि तोता कौन कौन सा रहता है। तो सबसे पहला आता है कि रेड विट्रियोल, इसमें अगर ये रही, तो हम सबसे पहले पढ़ते हैं लाल तोता। रेड विट्रियोल हम किसे बोलते हैं? कोबाल्ट सल्फेट को, कोबाल्ट सल्फेट, COSO4 × 7H2O। लाल तोता ग्रीन विट्रियोल, ग्रीन विट्रियोल है आयरन, हरा तोता है आयरन सल्फेट, FeSO4 × 7H2O। उसके बाद है नीला तोता, ये तो ज़्यादातर को पता है, नीला तोता, नीला तोता है कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट का सूत्र है CuSO4 × 5H2O। यह अब है वाइट विट्रियोल, सफेद तोता, तो यह है जिंक सल्फेट। तो जिंक सल्फेट है वो कौन सा है? ZnSO4 × 7H2O। इसमें जो बोला गया है वो हमारे पास है कि कौन सा ऑयल ऑफ विट्रियोल है। तो सबसे पहले उसमें आएगा आपको सल्फ्यूरिक एसिड, जिसको हम बोलते हैं तेजाब भी बोलते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड को हम क्या बोलते हैं? तेजाब, सल्फ्यूरिक एसिड। ये बनता कैसा है ये देखते हैं। तो सबसे पहले जो ग्रीन विट्रियोल, जो हमें किससे मिला? हरा होता है ग्रीन विट्रियोल, ग्रीन विट्रियोल हरा होता है, वो है हमारे सामने FeSO4, ये हमारे सामने आया था हरा तोता। जब हम इसको गर्म करते हैं तो हमें एक तो प्राप्त होता है Fe2O3, SO2 और SO3। ये जो SO3 है इसके अंदर, इसको अगर हम पानी में डाल देते हैं तो जो हमें गाढ़ा गाढ़ा जो तेल की तरह जो प्राप्त होता है वो होता है सल्फ्यूरिक एसिड। तो ये तेल की तरह होने के कारण इसको हम बोलते हैं ऑयल ऑफ विट्रियोल, ऑयल ऑफ विट्रियोल। ठीक है, तो आपको वीडियो कैसा लगा आप बता सकते हैं। इसमें क्या क्या इंप्रूवमेंट की जरूरत है, मैं इसको अप्लाई करने की नेक्स्ट वीडियो में ट्राई करूँगा। थैंक यू। वीडियो देखने के लिए आप सबका धन्यवाद। और इसकी ये जो PDF है मैं इसको SSC हैकर टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा।